नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम LT हिंदी 2023 की जो परीक्षा आप लोगों की प्रस्तावित है उसकी टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ शुरू हो चुकी हैं और आज हम इसका दूसरा टेस्ट इस कड़ी में लेकर के आए हैं। और आज का हमारा टेस्ट होने वाला है रीतिकाल के ऊपर। ये टेस्ट हमारे संस्थान में यानी कि दून क्लासेस में आज सुबह संपन्न हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट आपको भी देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आपके लिए ये टेस्ट अगर आप देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए भी इस परीक्षा में फ़ायदा होने वाला है। तो बिना कोई समय गंवाए हम लोग अब शुरू कर रहे हैं आज का टेस्ट। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि 16 प्रश्न वो व्याकरण के हैं, और क्योंकि आज हमें रीतिकाल का अभ्यास करना है इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि ललित ललाम किसकी रचना है। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, ललित ललाम किसकी रचना है। तो आपको बताना है ललित ललाम किसकी रचना है, मतीराम, भिखारीदास, चिंतामणि या फिर भूषण। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका सही उत्तर है आपके लिए, सही उत्तर है मतीराम। क्या उत्तर सही है? मतीराम इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबारी कवि थे कि इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबारी कवि थे। तो इनमें से आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मतीराम, ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे तो भूषण, ऑप्शन नंबर सी केशवदास या फिर डी बिहारी लाल। तो इसमें से सही उत्तर आपके लिए होगा, सही उत्तर होगा आपके पास भूषण। भूषण जो थे ये आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबारी कवि थे और इन्होंने शिवाजी महाराज के लिए शिवा बावनी और ये सब ग्रंथ इन्होंने लिखा हुआ है। शिवा बावनी इनका प्रशस्ति गान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छल को संचारी भाव के रूप में स्थापित करने वाले कवि हैं कि इनमें से किस आचार्य ने यानी कि किस कवि ने छल को एक संचारी भाव के रूप में स्थापित किया है, यानी कि इनके अनुसार छल भी एक संचारी भाव हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका देव, ऑप्शन नंबर ए देव। देव एक ऐसे कवि हुए हैं, आचार्य हुए हैं जिन्होंने छल को एक संचारी भाव के रूप में स्थापित किया है। देखिए आपके पास विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और इस तरह का आता है, ये सारे रस सिद्धांत की बातें हैं। तो ये सब आता छल को जो है संचारी भाव के रूप में देव ने स्थापित किया। इंपॉर्टेंट हो सकता है और इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन किसकी काव्य पंक्ति है। तो आपको बताना है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन ये किसकी कविता है। तो भूषण, ठाकुर, बोधा या फिर देव। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी देव। देव की ये पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। गिरिधर कविराय का संबंध है, आपको बताना है कि गिरिधर कविराय जो कवि हुए हैं उनका संबंध किस धारा से है, भक्तिपरक काव्य से, नीति काव्य से, रीतिबद्ध धारा से या फिर रीतिमुक्त धारा से। तो आप लोग जानते हैं कि गिरिधर कविराय का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर बी नीति काव्य से। यानी कि देखिए रीतिकाल के जो 4 हिस्से हैं आपके रीतिबद्ध, ठीक है, एक तो हुआ है आपका इसमें रीतिबद्ध, एक हुआ है रीतिसिद्ध, एक हुआ है रीतिमुक्त। और इसके अलावा इन तीनों ही कैटेगरीज में रीतिकाल के जो साहित्य नहीं आता है उसे कहा गया रीति इतर। और रीति इतर काव्य में ज़्यादातर भक्तिपरक काव्य, वीरतापरक काव्य और नीति काव्य लिखा गया। और इनमें से नीति काव्य में गिरिधर कविराय और एक और कवि आते हैं ग्वाल कवि, ये आपके नीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गिरिधर कविराय, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन मैं कहूँगा क्योंकि ये इन तीनों से अलग की धारा है रीति इतर। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है रीतिकाल के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अच्छा क्वेश्चन है, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है या फिर यह एक अकेला कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। ये सॉरी यहाँ पे रो रहा है और लिखेगा रो रहा है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। दिनकर का यह कथन किस कवि के लिए है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने यह कथन कहा है, तो किस कवि के लिए कहा है, ठाकुर, बिहारी, घनानंद या फिर द्विजदेव। तो इसका सही उत्तर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी घनानंद। तो घनानंद एक ऐसे कवि हैं जिनके लिए इन्होंने कहा है, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कवि आपके लिए होने वाले हैं घनानंद। तो इनका ध्यान आपको रखना है और दिनकर का ये कथन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23वां प्रश्न, लोगन कबित की वो खेल करी जानो है, ये काव्य पंक्ति किसकी है। और ये काव्य पंक्ति पूरी मैं आपको सुना देता हूँ। डेलसों बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कबित की वो खेल करी जानो है, ये काव्य पंक्ति किसकी है। तो ऑप्शन नंबर ए है ठाकुर, बी बिहारी, सी घनानंद या फिर डी बोधा। तो ये किसकी पंक्ति है,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठाकुर की ये पंक्ति है, लोगन कबित की वो खेल करी जानो है, यानी कि जो दरबार में उस टाइम की कविता होती थी उसकी उस समय की कविता पर तंज करते हुए उन्होंने कहा है कि ये टूल बॉक्स वाली जो कविता है ये नहीं होनी चाहिए। कविता क्या होनी चाहिए, हमारे भाव से, जो हमारे अंदर स्वाभाविक भाव जो हमारे आते हैं उसी पर आधारित कविता होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या करते हैं हम लोग ढेल सो बनाए, यानी कि मिट्टी के ढेले, जैसे हम करते हैं कि जो क्ले वर्क होता है कि मिट्टी का ढेला बनाया और उसी से उस ढेले को ले लिया, उसी से जो है किसी भी प्रकार की मूर्ति बना ली। तो उसी तरह से हम कविता में भी यहाँ पर काम किया जाता है कि आपके पास एक टूल बॉक्स तैयार है और उसी पे जिस भी तरह की कविता चाहिए उसी फॉर्मूले पे बना दी। तो इस तरह की कविता नहीं होनी चाहिए। ये इस कहानी, इस कविता, इस पंक्ति का भाव है। ठीक है, अगला लिखेंगे आप, प्रेमिका सुजान का संबंध किस कवि से है। बहुत प्रसिद्ध ये किस्सा, बहुत प्रसिद्ध ये आख्यान है प्रेमिका सुजान का। तो ये आपको बताना है कि ये किस कवि से संबंधित है, ठाकुर, बिहारी, घनानंद या फिर बोधा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। घनानंद की प्रेमिका है सुजान, और सुजान से, क्योंकि घनानंद एक बार जब घनानंद के विषय में यहाँ के राजा को पता चला कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, तो घनानंद से वहाँ के राजा ने रिक्वेस्ट की, यानी कि प्रार्थना की कि आप हमारे लिए कुछ गाइए। लेकिन घनानंद ने राजा की ओर मुंह करने के बदले अपनी प्रेमिका सुजान की ओर मुंह किया और फिर वह गाना गाया, और इस वजह से राजा के क्रोधित होने की वजह से उन्होंने घनानंद को निकाल दिया। और घनानंद चाहते थे कि सुजान भी उनके साथ आ जाए, लेकिन सुजान उनके साथ नहीं आई, और उसके विरह में फिर उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में, यानी कि वृंदावन जाकर के फिर ये दीक्षित हुए। तो सुजान और घनानंद की ये कहानी बहुत प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में चलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेमिका सुजान का संबंध किस कवि से है, तो घनानंद से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप, निम्न में से रीति मुक्त कवि नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो रीति मुक्त नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए आलम है, ऑप्शन नंबर बी है आलम। घनानंद, आलम, बोधा या फिर ग्वाल, इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा कि ऑप्शन नंबर डी, ग्वाल आपके जो है रीति मुक्त कवि नहीं है। रीति इतर काव्यधारा के अंदर आते हैं और उसमें भी नीति मुक्त काव्यधारा में आते हैं। ठीक है, तो ग्वाल कवि नीति काव्य में आते हैं, रीति मुक्त में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माधवानल कामकंदला किसकी रचना है। तो माधवानल कामकंदला आपको बतानी है कि किसकी रचना है। तो माधवानल कामकंदला किसकी रचना है, घनानंद, आलम, बोधा या फिर बिहारी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आलम की रचना है माधवानल कामकंदला। याद रखिएगा आप लोग, आलम इंपॉर्टेंट कवि होने वाले हैं और आलम आपके रीतिमुक्त काव्यधारा के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसकी रचना के संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है। तो ये जो उक्ति है प्रसिद्ध है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगें करे घाव गंभीर, ये पूरा दोहा है इसमें। और ये जो दोहा है वो किसकी रचना के संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि ये किसने कहा है, ये कहा गया है कि ये किसकी रचना के बारे में फेमस है, यानी उस कवि का नाम बताना है जिसकी रचना के लिए ये दोहा प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगें करे घाव गंभीर। तो ये किसकी रचना के संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है। आपके पास विकल्प दिए हुए हैं, ए भिखारी दास, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी बिहारी या फिर डी घनानंद। तो वो दोहा किसके बारे में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी बिहारी, क्योंकि सतसैया के दोहरे बिहारी सतसई जो इनकी दोहों का संग्रह है और बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, तो उसके बारे में प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, ठीक है, तो तीर के समान ये करे घाव गंभीर, यानी कि गंभीर घाव करते हैं। तो ये बिहारी के संबंध में ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आपको बताना है कि प्रकृति चित्रण की दृष्टि से इनमें से किस कवि को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास बिहारी, केशवदास, सेनापति या फिर द्विजदेव। तो आपको अगर इस आपने पढ़ा होगा तो इसका सही उत्तर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी सेनापति। सेनापति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि संपूर्ण रीतिकाल में ऐसा प्रकृति चित्रण किसी ने भी नहीं किया है। तो संपूर्ण रीतिकाल में प्रकृति चित्रण की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति फेमस है तो सेनापति है। और सेनापति किस काव्यधारा के हैं, तो सेनापति हैं रीति सिद्ध काव्यधारा के व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, रीति सिद्ध में केवल दो कवि आपने ध्यान रखने हैं, एक सेनापति और दूसरे बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहने वाले आचार्य हैं। यानी कि जो बिहारी सतसई को पढ़ते हुए जो आनंद यानी जो मिठास जो आपको महसूस होती है उसको लेकर के, यानी उस पर टिप्पणी करते हुए किसने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है।
तो ये कहा है आपके ऑप्शन, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, बी पद्म सिंह शर्मा, सी राधाचरण गोस्वामी या फिर डी रेवरेंड एडविन ग्रीव्स। तो इसका सही उत्तर होगा आपके पास पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, पद्म सिंह शर्मा। और इसके अलावा आपको 2-3 चीज़ें और भी ध्यान रखनी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि संपूर्ण यूरोप में ऐसा कवि, बिहारी के कद का कवि यानी कि बिहारी के स्तर का कवि कोई और नहीं हुआ है। और एडविन ग्रीव्स ने कहा है कि शब्दों का चतुर प्रयोगता मात्र, कि ये शब्दों का चतुर प्रयोगता मात्र है, यानी कि शब्दों का चतुर प्रयोग करना जानते हैं। शब्दों का चतुर प्रयोगता मात्र कहा है आपके एडविन ग्रीव्स ने, किसको? बिहारी को। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीतिबद्ध कवि हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है। ए सेनापति, बी गिरिधर कविराय, सी कुलपति मिश्र या फिर डी ग्वाल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके लिए? इसका विकल्प सही होगा आपके पास ऑप्शन नंबर, इसके लिए आपका सही उत्तर होगा कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र क्या है? आपके रीतिबद्ध कवि हैं। इसमें से देखिए आप, ग्वाल रीति इतर काव्य है, नीति काव्य में, गिरिधर कविराय का भी नीति काव्य में नाम आता है। ठीक है, और सेनापति मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि रीति सिद्ध परंपरा के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुलपति मिश्र जो है रीतिबद्ध कवि हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना क्यों की थी? यानी कि छत्रसाल दशक जो भूषण की रचना है बड़ी प्रसिद्ध, तो वो रचना उन्होंने किस संदर्भ में की थी और क्या प्रसंग उनके साथ हुआ था कि उन्होंने ये रचना लिखी थी? यानी कि जो राजा छत्रसाल थे उनकी प्रशंसा में, उनकी प्रशस्ति में 10 छंद लिखे थे और उसे छत्रसाल दशक के नाम से साहित्य में जाना जाता है। पहला प्रश्न देखेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे आप, छत्रसाल की विजय पर, बी छत्रसाल द्वारा भूषण की पालकी को हाथ लगाने पर, ठीक है, सी है शिवाजी और छत्रसाल की मैत्री होने पर, या डी छत्रसाल के दरबार में स्वागत होने पर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि एक बार क्या हुआ है कि छत्रसाल ने इनकी पालकी को एक बार हाथ लगा लिया था और इसी में ये लोग, ये जो भूषण कवि थे वो कृतकृत्य हो गए कि इतने बड़े राजा ने मेरे पालकी को हाथ लगाया। ठीक है, यानी कि पालकी लोग ले जा रहे थे तो थोड़ा सा इन्होंने अपना कंधा उस पर लगा लिया, तो उसी पर भूषण कवि जो है बड़े प्रसन्नचित हुए और छत्रसाल की प्रशस्ति में उन्होंने ये छत्रसाल दशक की रचना की। तो याद रखेंगे आप, इस तरह के दृष्टांत कई बार पूछ लिए जाते हैं इतिहास में, इस तरह के किस्से बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे जो सुजान का किस्सा घनानंद के संदर्भ में, या भूषण का छत्रसाल दशक के लिखने के पीछे की क्या कहानी रही है। इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, कई बार पूछे जाने की संभावना होती है कि आपकी कितनी अवेयरनेस साहित्य में है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न, केशवदास की लक्षण ग्रंथ से संबंधित रचना है। लक्षण ग्रंथ अगर आपको लोगों को पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, रीतिबद्ध जो काव्यधारा है, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि वो हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं? लक्षण ग्रंथ अर्थात वे ग्रंथ कि जिन्होंने संस्कृत के जो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत थे उनको सरल भाषा में करके उस पर आधारित ग्रंथ लिखे हैं। और लक्षण ग्रंथ किस तरह के होता था कि संस्कृत का माना कोई सिद्धांत है, काव्यशास्त्र का सिद्धांत, उसको उन्होंने ब्रजभाषा में कविता के रूप में लिखा, ये कविता के रूप में लिखा है उसका। ठीक है, और उस सिद्धांत पर आधारित कोई कविता लिख ली, यानी कि उसका उदाहरण देते हुए बना दिया। इस तरह से ये उदाहरण हो गया, और उदाहरण में कविता लिख ली, और जो सिद्धांत है यानी कि जो फॉर्मूला है उसको भी उन्होंने कविता में लिख लिया। तो इस तरह से सिद्धांत उदाहरण, सिद्धांत उदाहरण, सिद्धांत उदाहरण, इस पैटर्न पर जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें लक्षण ग्रंथ कहा गया। और लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को क्या कहा गया? रीतिबद्ध कवि कहा गया। ठीक है, तो लक्षण ग्रंथ से संबंधित रचना आपको बतानी है। केशवदास जो कि रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं, उनमें से लक्षण ग्रंथ परंपरा से संबंधित इनकी कौन सी रचना है? तो रामचंद्रिका, छंदमाला, काव्यदर्श या फिर कविप्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कविप्रिया। कविप्रिया जो है इन्होंने लिखी है, और लक्षण ग्रंथ इनका ये है, इन्होंने कविप्रिया लिखी है। ठीक है, रामचंद्रिका महाकाव्य है, राम की कहानी से संबंधित। छंदमाला छंदों से रिलेटेड है, लेकिन इसे लक्षण ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, काव्यदर्श इनकी रचना ही नहीं है, और कविप्रिया इनका लक्षण ग्रंथ से संबंधित रचना है। आगे लिखेंगे, केशव को कठिन काव्य का प्रेत, सॉरी ये प्रेत है, ठीक है ना, कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर डी मिश्र बंधु। तो आपको सही उत्तर इसका क्या होगा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो ए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ कि आपको इसमें कमेंट सेक्शन में आपको इस चीज़ का उत्तर देना है कि कठिन गद्य का प्रेत
कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य में? कठिन गद्य का प्रेत कहकर किस साहित्यकार की आलोचना होती है? तो कठिन काव्य का प्रेत तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कहा है, लेकिन आपको बताना है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। ये आपको कमेंट में इस बात का उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 34वां प्रश्न देखेंगे। तुलसी गंग दुवो भये, दरअसल ये ऐसा होना चाहिए सही उत्तर ग, ठीक है, चंद्राकार नहीं, केवल बिंदी, आपका अनुस्वार आएगा इसमें, अनुनासिक नहीं आएगा। तुलसी गंग दुवो भये सुकविन के सरदार, यह किसकी पंक्ति है? तो तुलसी और गंग को कवियों का सरदार यानी अच्छे कवियों का सरदार बताया है इस पंक्ति में, और ये पंक्ति किसकी है आपको ये बताना है। तुलसीदास, बी गंग, सी भिखारीदास, या फिर डी बोधा। ठीक है, बोधा। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी भिखारीदास। भिखारीदास ने क्या कहा है? तुलसी और गंग जो है दो कवियों के यानी अच्छे कवियों के सरदार कौन हुए हैं? तो तुलसी और गंग हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी ना हो और ना समझ में आ रहा हो तो। देखिए, कोई भी अच्छा कवि अपनी तारीफ खुद क्यों करेगा? तो न तुलसी ने ये लिखा होगा कि तुलसी जो है सुकविन के सरदार हैं, और न गंग ने लिखा होगा। इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी विनम्रता तो हम बड़े कवियों से जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आप कर सकते हैं कि भिखारीदास या बोधा में से ही किसी ने किया होगा, तो आप चांस इस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी भिखारीदास। आगे बढ़ते हैं, चिंतामणि की रचना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना है जो चिंतामणि की है। छंद विचार, छंद विलास, छंदमाला, या फिर ये छंदार्णव पिंगल है, छंदार्णव पिंगल। तो बताना है कि इनमें से कौन सी रचना आपके चिंतामणि की है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए छंद विचार। तो छंद विचार इसमें किसकी रचना है? चिंतामणि की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिए। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि देने वाले कौन हैं? तो मैंने विकल्प चारों के चारों इसी में लिख दिए। ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी सोलंकी राजा रुद्र, या फिर डी ओरछा नरेश राम सिंह। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सोलंकी राजा रुद्र। तो सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए, सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? तो आपको बताना है सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है। ए सूदन की, बी देव की, सी भिखारीदास, या फिर डी घनानंद। तो अगर आपको अभी का दृष्टांत मैंने आपको बताया था कि एक कहानी आपको बताई थी कि सुजान का संबंध किस कवि से है? तो घनानंद से है। तो सुजान हित प्रबंध किसकी रचना होगी? तो डी घनानंद की रचना होगी सुजान हित प्रबंध। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 38वां क्वेश्चन आप लोग देखिए कि विरह वारिश किसकी रचना है। आपको बताना है कि इनमें से विरह वारिश किसकी रचना है। ठाकुर, बोधा, आलम, या फिर घनानंद। तो विरह वारिश है आपकी बी बोधा की रचना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पद्माकर की रचना है, आपको बताना है कि इन चारों में से यानी इन तीनों में से कौन सी रचना पद्माकर की है। पद्माभरण, बी गंगा लहरी, सी हिम्मत बहादुर विरुदावली, या फिर डी उपर्युक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर आपके लिए होगा डी उपर्युक्त में सभी। सारी उपरोक्त तीन रचनाएं पद्माकर की रचनाएं हैं। पद्माभरण और गंगा लहरी है। गंगा लहरी ये आपकी कह सकते हैं कि ये रीतिमुक्त परक श्रृंगार परक काव्य है। ठीक है, श्रृंगार परक काव्य है। और जो हिम्मत बहादुर विरुदावली है ये इनका वीर काव्य है। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाए कि पद्माकर की वीरता पूर्वक यानी कि जो वीर काव्य से संबंधित रचना कौन सी है? तो हिम्मत बहादुर विरुदावली है। ठीक है, याद रखेंगे पद्माकर, क्योंकि अंतिम रीतिकाल के लगभग अंतिम कवि पद्माकर ही हुए हैं। ठीक है, इसके बाद इनका 1848 में इनकी मृत्यु होती है, और 1850 से हम देखते हैं कि आधुनिक काल शुरू होता है, भारतेंदु युग जो है आपका प्रारंभ होना शुरू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल। ठीक है, तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये पूरा दोहा मैं आपको सुना देता हूँ। अगला है आपका, अली कली ही सो बंध्यो, अली कली ही सो बंध्यो बंध्यो आगे कौन हवाल। आगे कौन हवाल, ये पूरा इसका दोहा है। तो आपको बताना है कि ये काव्य पंक्ति किसकी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिहारी, बी चिंतामणि,
सी है आपके पास मतीराम, या फिर डी केशवदास। तो इसका सही उत्तर आपके लिए क्या होगा, ए बिहारी का ये दोहा है। और ये बिहारी का दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि जब वहाँ के राजा जो थे उन्होंने दिन भर कह सकते हैं आपकी रानियों के साथ और वहाँ की नर्तकियों के साथ पूरा समय बिताते थे, भोग विलास में उनका सारा समय जाता था। और वहाँ के राजाओं को वहाँ के मंत्रियों को ये लगा कि अगर इस तरह से भोग विलास राजा करते रहेंगे तो कैसे हमारा शासन चलेगा। शासन की व्यवस्था चरमरा रही थी उस टाइम पे। तो इस वजह से राजा को जागृत करने के लिए उन्होंने, बिहारी ने ये दोहा कहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, कि यानी कि यहाँ इस राज्य में न तो पराग हो रहा है, न तो मधुर है, न मधु है, और नहीं विकास यही काल, यानी कि विकास क्या है, इस काल में नहीं हो रहा है। और जो अली है, अली भौरे के लिए शब्द होने वाला यूज़ है, यानी कि यूज़ होता है अली अर्थात भौरा। तो भौरा जो है वह कली से ही बंधा हुआ है। तो कली से ही अगर बंधा हुआ है तो कैसे वो मधु बनाएगा आगे चल करके, तो आगे कौन हवाल, यानी कि आगे कौन देखने वाला है। तो ये राजा को जगाने के लिए, यानी कि एक तरह से आलोचना करने के लिए बिहारी ने ये कहा। तो बिहारी का ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध है और इसके पीछे की कहानी भी बहुत फेमस है, ठीक है। इसलिए ये दोहा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़त श्याम हरित दुति होई। ये पूरा दोहा मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई किसकी काव्य पंक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ आसान प्रश्न भी है, ये तो आपको आना ही चाहिए। रसलीन, मतीराम, बिहारी या फिर भूषण। तो ये कौन सी काव्य पंक्ति है, किसकी काव्य पंक्ति है, रसलीन की, मतीराम, बिहारी या फिर भूषण। तो ये है आपकी बिहारी की रचना है। याद रखेंगे आप लोग कि ये किसकी रचना है, तो बिहारी की रचना है। ये आप लोग याद रखने का। बिहारी सतसई का पहला दोहा है ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण समझते हैं आप लोग। मंगलाचरण एक परंपरा रही है कविता में, हिंदी की कविता में, कि किसी भी रचना की शुरुआत में क्या किया जाता है, अपने इष्ट देव का ध्यान किया जाता है। तो बिहारी ने जो है राधा जी का ध्यान किया है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़त श्याम हरित दुति होई। ठीक है, इसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या इसकी है कि श्याम हरित दुति क्या है और इस तरह से, तो उसका अभी समय नहीं है। ऑब्जेक्टिवली आपको याद रखना है, क्योंकि आपका प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो ये आपको याद रखना है कि ये बिहारी का दोहा है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग इसमें, इनमें से रीतिबद्ध कवि नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो कवि हैं वो रीतिबद्ध नहीं है। मतीराम, केशवदास, घनानंद या फिर चिंतामणि। तो सही उत्तर आपके लिए क्या होगा, घनानंद। घनानंद क्या है आपके, रीतिबद्ध कवि नहीं है, रीतिमुक्त कवि हैं, ठीक है। और बाकी तीन कवि मतीराम, केशवदास और चिंतामणि, ये तीनों के तीनों रीतिबद्ध कवि हैं जिन्होंने, और रीतिबद्ध कवि अर्थात जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं। आपको बताना है बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध के, रीति सिद्ध के, रीति मुक्त के या फिर भक्ति काल के। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा इसमें, आसान सा प्रश्न है। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं आपके बिहारी लाल। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग बिहारी, रीति सिद्ध काव्यधारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, रीतिबद्ध के कौन कौन कवि हैं। तो 7-8 कवि आपको रीतिबद्ध के याद रखने हैं, 2-3 कवि आपको याद रखने हैं। वैसे 2 ही कवि हैं, बिहारी और सेनापति, ये आपको रीति सिद्ध में याद रखने हैं, और 5-6 कवि रीति मुक्त के हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो रीति इतर काव्यधारा है उसमें 2-3 वीरता परक काव्य लिखने वाले लोग हैं, जैसे पद्माकर का आपको लोग याद रखेंगे कि हिम्मत बहादुर विरुदावली उनका वीरता वीर काव्य है, तो वीर काव्य उस टाइम पे चल रहा था। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें कि नीति काव्य में गिरिधर कविराय और ग्वाल कवि का नाम आता है इसमें। तो इस तरह से आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो इस 7-8 कवि जो आप याद रखेंगे, इस तरह का प्रश्न एलटी में आने की बहुत संभावना होती है कि इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध का है, कौन सा कवि रीति सिद्ध का है, कौन सा कवि रीति मुक्त का है। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ेंगे। 44वां प्रश्न, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है। त्रिलोचन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर मिश्र बंधुओं ने। तो इसका सही उत्तर आपके लिए क्या होगा, त्रिलोचन, जो कि आलोचक हुए हैं। त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। रीतिकाल से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और इस तरह से रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है, तो त्रिलोचन ने कहा है। और इसका अगला ही क्वेश्चन इसी का फॉलोअप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 45वां प्रश्न, कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है। पिछली बार के एलटी के पेपर में ये पूछा हुआ था कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है। तो अंधकार काल, रीतिकाल, अलंकृत काल या फिर श्रृंगार काल। तो क्या कहा है मिश्र बंधुओं ने, तो मिश्र बंधुओं ने तो कहा है अलंकृत काल। तो याद रखेंगे आप लोग कि मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक है। अब रीतिकाल के प्रवर्तक पर भी डिबेट है, एक डिबेट है, बड़ी प्रसिद्ध डिबेट है। ठीक है, हालांकि जो हमारे संस्थान में हमारे संस्थान में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, उन्हें तो मैंने पूरी डिबेट ये बता रखी है, इस पर पूरे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हुए हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसने किसे माना है और क्यों माना है, इसके पीछे उनका लॉजिक क्या था। लेकिन आपके लिए फिलहाल ऑब्जेक्टिव आपके लिए क्वेश्चन ये है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। तो कृपाराम, केशवदास, मतिराम या फिर चिंतामणि। तो सही उत्तर होगा आपके लिए चिंतामणि। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा इसमें, चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आगे बढ़ते हैं। केशवदास के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इन चारों में से केशवदास का एक केशवदास के बारे में कहा गया एक कथन जो है वो असत्य होगा। केशव एक अलंकारवादी आचार्य हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके रामचंद्रिका, इनका रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और फिर डी है जहांगीर जस चंद्रिका जहांगीर का प्रशस्ति गान है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो जो तीसरा कथन आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर इसमें, तो आचार्य शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, ये बात गलत है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है, तो हमने पिछले ही उसमें किया कि चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। बाकी तीन के तीन कथन आपके सत्य हैं। चाहे रामचंद्र का इनकी रचना है और रामकथा पर आधारित रचना है, महाकाव्य है। केशव एक अलंकारवादी आचार्य हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनिता मित कहने वाले जो आचार्य हैं वो केशवदास हैं। तो अलंकारवादी आचार्य तो हैं ही। ठीक है, और जो अंतिम ऑप्शन है जहांगीर जस चंद्रिका, इन्हीं की रचना है और जहांगीर की प्रशस्ति में या प्रशंसा में रचित ये रचना है। अगला प्रश्न देखिए, 48वां प्रश्न, मतिराम की रचना नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना मतिराम की नहीं है। चार विकल्प आपके पास हैं, फूल मंजरी, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु या फिर रसराज। तो इसका सही उत्तर होगा आपके पास कविकुल कल्पतरु। ये रचना मतिराम की नहीं, बल्कि यह रचना किसकी है, चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है कविकुल कल्पतरु। किसकी कौन सी रचना है याद रख लेना, ज़्यादा रचनाएं नहीं है, प्रत्येक कवि की 3-3, 4-4 रचनाएं हैं और बिहारी की तो एक ही कवि है, एक ही रचना है, बिहारी सतसई। तो बहुत ज़्यादा कठिन, रीतिकाल का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे और आसान होगा। बहुत आपसे कह सकते हैं कि बहुत ही सतही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, बहुत डेप्थ के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बहुत गहरे प्रश्न रीतिकाल से नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो आपका मेन सिलेबस है उसमें रीतिकाल का कोई कवि लगा हुआ ही नहीं है। पुराने पैटर्न में एक बार देव लगे हुए थे, तो लेकिन फिर भी क्योंकि रीतिकाल का उतना महत्व आपके क्योंकि एनसीईआरटी में या स्कूल लेवल के हिंदी साहित्य में नहीं है, इस वजह से रीतिकाल से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 49वां क्वेश्चन कि लक्षण ग्रंथ परंपरा का संबंध है, कि लक्षण ग्रंथ परंपरा का संबंध किस प्रकार की काव्यधारा से है या किस प्रकार की कवियों से है, रीतिबद्ध कवियों से, रीति सिद्ध कवियों से, रीति मुक्त कवियों से या फिर रीति इतर कवियों से। तो इसका सही उत्तर आपके लिए होगा रीतिबद्ध कवियों से। रीतिबद्ध कवि कौन है, रीतिबद्ध कवि तो हैं ही वो जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। तो लक्षण ग्रंथ परंपरा किससे एसोसिएट होती है, रीतिबद्ध कवियों से एसोसिएट होती है। 50वां प्रश्न देखिए, 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों का, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेक सयानप बांक नहीं। ठीक है, तो इतना ही दिया हुआ है आप लोगों के लिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये काव्य पंक्ति किसकी है, तो आपको बताना है कि किसकी काव्य पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रसखान, घनानंद, मतिराम या फिर पद्माकर। तो ये रचना है आपकी ऑप्शन नंबर जो बी है, जो ऑप्शन नंबर 2 है, घनानंद की रचना है, याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति रीतिकाल की है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी कि क्या है, जो स्नेह का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है वो बड़ा अति सुधो यानी कि अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज है। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं हमारे 50 प्रश्न, यानी कि 50 नहीं, क्रम में 50, और रीतिकाल के जो आपसे प्रश्न हैं वो हैं 34 प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे करवाए गए हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन निर्धारित 34 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर आपका स्कोर इस पेपर की डिफ़िकल्टी की लेवल के हिसाब से मैं कहूँ, अगर आपका लेवल
27 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में इस समय हैं। आपको थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो 100% रीतिकाल से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप 27 प्लस पे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिए। और इससे कम अगर आपके आ रहे हैं तो आप और मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपका रीतिकाल कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके हमारे रीतिकाल के 34 क्वेश्चन। अगली टेस्ट सीरीज में हम निश्चित रूप से इसके बाद भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आएगा तो उसका टेस्ट हमारे संस्थान में होगा, तो फिर वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। फिलहाल के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाना है ताकि उन लोगों की भी एलटी की तैयारी बड़े अच्छे से हो सकी। और आप लोगों को कंपटीशन रखने के साथ साथ एक सहयोग का भाव भी रखना है, इसलिए अच्छा कंटेंट जो होता है वो आप अपने साथियों के बीच सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे तक शेयर करते रहिएगा और उसी से सहयोग की भावना से ही आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को आपने शेयर करना है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेस्ट सीरीज़ का नोटिफिकेशन, इस तरह के कंटेंट का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। फिलहाल के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।